जय हिंद साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामवीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास रहने वाली है पानीपत के युद्ध के बारे में रहने वाली है, बैटल ऑफ पानीपत। देखिए अब तक दोस्तों पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। अगर मैं पानीपत की बात करूँ दोस्तों तो पानीपत को दिल्ली का प्रवेश द्वार कहते हैं और ये जगह दोस्तों हरियाणा के अंदर पड़ती है। देखिए अगर मैं पानीपत की बात करूँ दोस्तों तो जिस प्रकार अगर कोई हमारा किला है और उस किले की सुरक्षा के लिए दोस्तों हम सेना लगा देते हैं कि पहले ये वाली सेना, उसके बाद में ये वाली सेना, उसके बाद में ये वाली सेना और उसके बाद में ये वाली सेना। मतलब आपको हम तक पहुंचने के लिए 4 द्वारों से टकराना पड़ेगा। आप पहले द्वार की सेना को हराओगे, उसके बाद दूसरे द्वार की, उसके बाद तीसरे द्वार की और चौथे नंबर पे हैं हम। जैसे राजा का महल सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, उसके चारों ओर इतनी सेना होती है और उस पर चुनिंदा सिपाही दोस्तों लगाए जाते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए। उसी प्रकार भारत की सुरक्षा के लिए 4 सुरक्षा पंक्ति थी उत्तर पश्चिम की सुरक्षा के लिए। देखिए पहली सुरक्षा पंक्ति थी दोस्तों काबुल, कंधार और गजनी। पहली सुरक्षा पंक्ति की अगर मैं बात करूं तो काबुल, कंधार, गजनी जो कि अफगानिस्तान में पड़ती है, इस पर दोस्तों भारतीय शासकों का कंट्रोल था। अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत में धंसता तो सबसे पहले यहां की सेना से टकराता और अगर वो यहाँ की सेना को हरा देता दोस्तों तो दूसरी सुरक्षा पंक्ति थी सिंधु नदी। वहां पर सैनिक थे, भारतीय सैनिक जो कि हमारे देश की सुरक्षा करते थे। अगर सिंधु नदी की सेना को भी हरा देता तो दोस्तों पाकिस्तान में लाहौर, मुल्तान, देखिए लाहौर, दीवालपुर और मुल्तान, ये तीसरी सुरक्षा पंक्ति थी। और दोस्तों अगर इसे भी कोई हरा देता तब जाकर दोस्तों चौथी सुरक्षा पंक्ति के रूप में पानीपत का क्षेत्र आता था, जिसे हम दिल्ली का प्रवेश द्वार कहते हैं। यह दिल्ली का प्रवेश द्वार था। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने इन तीनों सुरक्षा पंक्तियों को हरा दिया तब वो दिल्ली के अंदर दोस्तों एंट्री कर सकता था। अब देखिए जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हुए हैं दोस्तों, अगर वो इन तीनों की तीनों सुरक्षा पंक्तियों को तोड़ने में समर्थ हुए तब जाकर दोस्तों उन्होंने दिल्ली में आक्रमण किया है। ऐसे ही एक नाम आता है बाबर का। दोस्तों बाबर सारी की सारी सुरक्षा पंक्तियों को तोड़कर आता है। देखिए अगर मैं बाबर की बात करूं दोस्तों तो उस टाइम सल्तनत काल था, लोधी वंश का शासन था और लोधी वंश के टाइम में जो शासक थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। सारी की सारी सुरक्षा पंक्ति कमजोर हो चुकी थी और उन पर कोई ज़्यादा अच्छे सैनिक नहीं तैनात किए गए थे और उनके पास में राजस्व की भी दोस्तों कमी थी। अब बाबर, देखिए अगर मैं पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करूं तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण कर दिए थे। अब पहले युद्ध की बात कर लेते हैं। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच हुआ। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ है। अब देखिए बाबर की अगर मैं बात करूं तो उज्बेकिस्तान का दोस्तों रहने वाला था और इसने पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले 4 बार भारत पर दोस्तों आक्रमण कर दिए हैं। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। देखिए अगर मैं दोस्तों बात करूं तो ये इसके रक्त में 2 वंशजों का खून बहता था, क्योंकि इसकी माता कुतलुक निगार बेगम वो अलग वंश से थी। तैमूर लंग, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, तैमूर लंग का 5वां वंशज था। देखिए बाबर एक कम उम्र का शासक था और जिस क्षेत्र में रहता था दोस्तों उज्बेकिस्तान में, वहां पर भूख और रोजी रोटी के भी लाले थे, क्योंकि दोस्तों जिस क्षेत्र का ये राजा था वहां इसके सगे संबंधियों ने इसे वहां से भगा दिया था हराकर। ये भटकता भटकता दोस्तों भारत में आता है और भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले 4 बार दोस्तों 4 बार आक्रमण कर चुका होता है। अब कुछ भारतीय थे जिसे दोस्तों बाबर को इनवाइट करते हैं लोधी वंश पर आक्रमण करने के लिए। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं बाबर की, तो बाबर ने भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया, बंदूकों का प्रयोग किया और यह तोपों को अच्छी तरीके से सजाना जानता था और इसने युद्ध में तुलगुमा नीति भी अपनाई थी। और तोपों को सजाने की जो नीति थी इसकी थी रोमी पद्धति। देखिए रोमी पद्धति तोपों को सजाने की पद्धति थी, जिसमें एक विशेष प्रकार से तोपों को सजाया गया था जिससे शत्रु की सेना को ये लगे कि हमारे पास में ज्यादा सेना नहीं है और शत्रु भ्रमित हो जाए। वही दोस्तों उस टाइम हुआ था। देखिए अगर मैं बात करता हूं पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो दोस्तों ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। बाबर
अपनी सेना को अच्छी तरीके से सजाता है, तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग करता है, और इस युद्ध में पहली बार तोप के साथ में गोलों का प्रयोग भी दोस्तों होता है, बारूद का प्रयोग भी यहाँ देखने के लिए मिलता है। और जो इब्राहिम लोदी की सेना थी दोस्तों, उसे हरा देता है बाबर। और बाबर जीतने के बाद में देश में मुगल वंश की स्थापना दोस्तों करता है। अगर बाबर की बात करें तो बाबर दोस्तों ज़्यादा समय तक शासन नहीं करता है, 1526 से 1530 मात्र 4 साल तक ये दोस्तों शासन करता है। उसके बाद में देखिए, अगर मैं बात करता हूँ बाबर की, तो बाबर अपने कम टाइम के अंदर भारत में एक मजबूत मुगल वंश की दोस्तों स्थापना करता है। उसके बाद में इसके जितने भी उत्तराधिकारी हैं वो मुगल वंश को दोस्तों आगे तक लेके जाते हैं। देखिए, ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। बाबर BS इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी दोस्तों, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, अभी हार जाता है। बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया और तुलगुमा युद्ध नीति अपनाई और अपनी सेना को अच्छी तरीके से सजाया था, और उसने बड़ी और भारी इब्राहिम लोदी की सेना को दोस्तों हरा दिया। क्योंकि भारतीयों के पास क्या थे भाई, हाथी थे, घोड़े थे, वही तीर कमान थे, भाले थे, वो तोपों का प्रयोग कैसे कर पाते, तोपों का सामना कैसे कर पाते, बंदूकों का सामना दोस्तों कैसे कर पाते। तो अनेक कारण थे जो दोस्तों इब्राहिम लोदी की सेना हार जाती है बाबर से। अब देख लेते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखिए, पानीपत की अगर मैं द्वितीय युद्ध की बात करूं दोस्तों, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है, पानीपत एक हरियाणा की जगह है जहां पर ये युद्ध होते हैं, इसलिए इसका नाम दोस्तों पानीपत है। ये जगह है और पानीपत को ही दिल्ली का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर मैं दूसरे युद्ध की बात करूं दोस्तों, तो बाबर के बाद में दोस्तों हुमायूं आता है। देखिए दोस्तों, हुमायूं के बाद में दोस्तों अकबर आता है। देखिए, 1556 में अकबर का जन्म होता है और 1605 तक दोस्तों अकबर शासन करता है। 1605 तक दोस्तों अकबर शासन करता है। अब अकबर बहुत ही कम उम्र के अंदर दोस्तों गद्दी पर बैठ जाता है। मात्र 13 साल का था उस टाइम, और इसका जो संरक्षक के रूप में बैरम खां इसके संरक्षक के रूप में दोस्तों काम करता है। अब देखिए, बैरम खां इसका संरक्षक है। तो अकबर के बीच में, देखिए अकबर के बीच में और हेमू के बीच में हुआ दोस्तों, ये अकबर के बीच में और हेमू के बीच में। हेमू कौन है दोस्तों, हेमूचंद्र विक्रमादित्य, जिसने मुगलों को हराया था कुछ टाइम के लिए और इसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली के साथ साथ में उसके आसपास के जितने क्षेत्र हैं, आगरा वगैरह दोस्तों, उसने इन क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था। तब मुगल वंश की सेना टकराती है हेमू से। देखिए, हेमू बहुत शक्तिशाली और प्रतापी शासक है और अंतिम हिंदू शासक है जो कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला है। यह भी आपसे पूछा जाता है कि अंतिम हिंदू शासक का नाम बताइए जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। वो था हेमूचंद्र विक्रमादित्य, हेमू, जिसने पानीपत का द्वितीय युद्ध मुगलों से लड़ा। देखिए, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 में होता है। अकबर का जो सेनापति है वो बैरम खां है दोस्तों। अकबर का सेनापति बैरम खां है। देखिए, बैरम का युद्ध लड़ता है हेमू से। दोस्तों, हेमू की जो सेना है बहुत अच्छी खासी सेना है, बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ती है, हाथियों का प्रयोग होता है और इसकी सेना मुगलों को हराती जाती है। लेकिन दोस्तों, अंत में जाकर एक तीर हेमू के आंख में लगता है और हेमू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अपने राजा को मरते देख यहाँ की सेना भाग जाती है। हालांकि यह युद्ध दोस्तों हेमूचंद्र विक्रमादित्य के द्वारा जीता जाता, अगर उस दिन हेमू का लग उसके साथ देता तो। और भारत की जो कंडीशन है, भारत का जो इतिहास है दोस्तों, वो बिल्कुल अलग होता। लेकिन एक गलती पूरा पासा पलट देती है। इसलिए कहा जाता है कि राजा अगर शक्तिशाली है, अगर तुम्हारे पास लीडर शक्तिशाली है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, लीडर के घायल होने से सारी की सारी सेना का मनोबल टूट जाता है और सेना भाग जाती है। दोस्तों, जो युद्ध जीतने वाला था हेमूचंद्र विक्रमादित्य, वो मात्र एक संयोग की वजह से दोस्तों हार जाता है। एक तीर लगने से वो गिर जाता है दोस्तों हाथी से, और उसके बाद में उसे पकड़कर अकबर के सामने पेश किया जाता है, जहां बैरम खां उसका गला काट देता है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें अकबर की विजय होती है और हेमूचंद्र विक्रमादित्य संयोगवश दोस्तों हार जाता है।
अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 ये किस किस के बीच हुआ है? देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो अहमद शाह अब्दाली, ये दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ है, मराठों के बीच हुआ है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ है 14 जनवरी 1761 को। देखिए यह युद्ध ये तय नहीं करता है कि भारत पर शासन कौन करेगा, क्योंकि दोस्तों अब्दाली तो बाहर से आया हुआ है। अब्दाली भारत पर शासन करने के उद्देश्य से नहीं आया था, अब्दाली सिर्फ भारत पे लूट पाट करने के उद्देश्य से आया था। यह युद्ध ये तय करता है कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा। अगर दोस्तों मैं उस टाइम की बात करूं तो उस टाइम मुगल बादशाह बहुत कमजोर था, क्योंकि मुगल बादशाह के कमजोर होने से स्वतंत्र राज्यों का उदय हो चुका था, जैसे बंगाल, अवध, कर्नाटक, हैदराबाद। ये राज्य दोस्तों अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे। अब उसी बीच दोस्तों एक विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण करने के बाद में आता है अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह के कत्ल हो जाने के बाद में दोस्तों इसकी एंट्री इंडिया में होती है और ये मराठों को एक तरीके से सबक सिखाने के लिए दोस्तों आता है, क्योंकि मराठों ने दोस्तों नादिर शाह यहां से हिंदुस्तान से जाता है तो अपने एक ऐसा समझ लीजिए एक शासक को बैठा के जाता है और उस शासक को गद्दी से उतारने का काम और उसे हराने का काम और दिल्ली पर कब्जा करने का काम कुछ समय तक दोस्तों मराठों ने किया था। तब ये मराठों से बदला लेने के लिए, मराठों को हराने के लिए दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की एंट्री होती है और अहमद शाह अब्दाली मराठों को हराने में सफल होता है। देखिए दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ऐसे नहीं जीता था और मराठों की कुछ कमियां भी थी जिन्हें मराठे नहीं पहचान पाए। देखिए मराठे दोस्तों चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमेशा हर एक व्यक्ति को लूटते थे। इसलिए दोस्तों मराठों को किसी का साथ नहीं मिला, ना मराठों को सिखों का साथ मिला दोस्तों, ना ही मराठों को भारत के शासकों का साथ मिला। अगर बात करी जाए तो उस टाइम जितने स्वतंत्र राज्य थे दोस्तों, सिखों की बात कर लो, जाटों की बात कर लो दोस्तों, या फिर जो राजपूत शासक थे उनका भी दोस्तों साथ नहीं मिलता है मराठों को, मराठे अकेले पड़ जाते हैं। वहीं अहमद शाह अब्दाली का साथ देने के लिए दोस्तों अवध का नवाब आता है शुजाउद्दौला, ये भी अवध का नवाब अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लड़ता है। उधर दोस्तों अंग्रेज भी मराठों से परेशान थे और अंग्रेज इस टाइम दोस्तों अपने आप को बनाने में लग जाते हैं। अंग्रेज दोस्तों इस टाइम अपने आप को बनाने में लग जाते हैं, क्योंकि यहां राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी मराठों के हारने के बाद में। अहमद शाह अब्दाली इंडिया से चला जाएगा और अंग्रेज उस टाइम दोस्तों अपने आप का निर्माण बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब देखिए अगर मैं इस युद्ध की बात करूं दोस्तों तो इसमें मराठे हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। और उस टाइम दोस्तों मराठों के घर से ऐसा समझ लीजिए प्रत्येक परिवार से एक मृत्यु हुई थी। कुल मिलाकर 30-35 हजार लोग उस टाइम दोस्तों मराठों के मारे गए थे, मराठों के सैनिक मारे गए थे। प्रत्येक परिवार से दोस्तों कहा जाता है कि प्रत्येक परिवार से एक एक व्यक्ति की मृत्यु और कुछ से ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई थी। देखिए मराठे, हालांकि मराठे बहुत शक्तिशाली थे, अगर ये युद्ध मराठे नहीं हारते दोस्तों तो भी हिंदुस्तान के अंदर जो इतिहास है वो अलग होता, क्योंकि ये युद्ध कहता है कि हिंदुस्तान पर कौन शासक करेगा इस बात की गवाही नहीं देता है ये युद्ध कहता है कि हिंदुस्तान पर कौन शासक नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम दोस्तों हिंदुस्तान पर शासक करने वाले मराठे थे। मराठे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरे थे और मराठे सबको हरा रहे थे, लेकिन दोस्तों यह युद्ध बाजी पलट देता है और जो मराठों से जले हुए थे लोग, जो उनसे ईर्ष्या रखते थे दोस्तों, वो मराठों के विरोध में आ खड़े होते हैं और अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं। तब जाकर दोस्तों मराठे निहत्थे पड़ जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं और यहाँ पर वो मैदान में आकर लड़ते हैं। मैदान में आकर लड़ते हैं, वो अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति, छापेमार युद्ध प्रणाली में पारंगत थे दोस्तों, वो उस युद्ध नीति को छोड़ चुके थे, मैदान में आकर लड़ते हैं, इसलिए दोस्तों वो लोग हार जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको मैंने पानीपत के तीनों युद्ध अच्छी तरीके से बताए हैं और ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फेसबुक पर अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।